स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में या मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डीपीएसपी के बारे में बात किया था और जाना था कि डीपीएसपी क्या होते हैं, ये हमें कौन देता है या हमें सरकार ने इसे क्यों होल्ड रखा है, इस सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अपने बात की थी। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे दोस्तों कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है, सब कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे लेक्चर की ओर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों, बेसिकली ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया है, ये बेसिकली हमने यूएसएसआर से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया था। अब जो यूएसएसआर है, आप जानते होंगे, एक रशिया नामक देश है, देश है जो 1991 में जो है यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो रशिया जो था उसका सक्सेसर स्टेट बनकर उभरा था। तो यूएसएसआर से जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंस्पायर होकर अपने संविधान में शामिल की थी। देखिए, जितने भी बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे वो कनाडा हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो और भी बहुत सारी हो, किसी के भी पास स्पेसिफिकली एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ सिटीज़न के लिए नहीं है। पहले ये सिर्फ जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन था, इकलौता डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर जिसने अपने संविधान में लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ को कैरी किया हुआ है सिटीज़न के लिए। हमने भी इसे कैरी किया है। तो बात करते हैं 1976 में। आपको एक अमेंडमेंट याद रखना है यहाँ से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 1976 में कांग्रेस के टाइम पर हुआ था। यहाँ पर एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस बोले थे। ये थे सरदार स्वर्ण सिंह। कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की, सेटअप किया, ताकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रति कुछ रिकमेंडेशंस सुझा सकें, क्योंकि वो उस वक्त ज़रूरी भी था। आपको पता ही होगा 1975 से 1977 तक जो था भारत में इमरजेंसी का दौर था, ये नेशनल इमरजेंसी का दौर था, और 2 साल की इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी आप इसे कह सकते हैं, जब हम आंतरिक रूप से कलह से गुजर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई और इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें जो है इमरजेंसी घोषित कर दी थी। 2 साल ये इमरजेंसी चली थी। तो इसके बाद 1976 में एक अमेंडमेंट किया था दोस्तों संविधान में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी CAA को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो लाए गए थे। उनमें से एक था पार्ट 4A जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 51A को रखा गया था। हमारा ये जो पार्ट है दोस्तों, पार्ट 4A, इसमें केवल और केवल एक ही आर्टिकल है, इसमें केवल और केवल एक ही आर्टिकल है, दैट इज़ 51A, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। इसके अंदर टोटल कुल 11 मिलाकर ड्यूटीज़, पहले ये 10 थी लेकिन एक बढ़ाई गई 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये बढ़कर 11 हुई। आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11 हैं। तो उन ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हर एक सिटीज़न का ये एक उसका कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो संविधान के प्रति जो है वो निष्ठा रखे, उसके जो भी संविधान ने जो भी आदर्श सोच रखे हैं, जो भी उसके द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करे, राष्ट्र ध्वज की रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे। नेशनल एंथम जो कि 52 सेकेंड्स का है, जब भी सुनाई दे तो कृपया करके उसकी शान में खड़े हो जाएं। ये बेहद ज़रूरी है और ऐसा ना करना अपने आप में एक देशद्रोहिता है। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, यानी कि जितने भी संविधान ने नोबल आइडियल्स, ये जो आदर्श सुझाए हैं, जो कि कहाँ से इंस्पायर्ड है, नेशनल स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है, हमारे फ्रीडम से, उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। हमें भारत की अखंडता, हमें उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी को कभी भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, और जब कभी भी सरकार हमसे कहे या हमारा देश हमें बुलाए तो हमें अपनी सर्विस रेंडर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला कहता है कि
देश में हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फैलाना चाहिए, यानी कि भाईचारा फैलाना चाहिए और पीस एंड हार्मनी फैलानी चाहिए, शांति प्रिय समाज बना के रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो रिलीजियसली टारगेट होते हैं, कई लोग उनको रिलीजियसली टारगेट करते हैं, उनको भाषा के आधार पर टारगेट किया जाता है, रीजन के आधार पर टारगेट किया जाता है, सेक्शंस के आधार पर टारगेट किया जाता है। हमें इन सभी प्रैक्टिसेस को रनाउंस करना होगा, हमें इन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा और हमें कभी भी एक औरत के प्रति, एक महिला के प्रति कभी भी डेरोगेटरी कमेंट पास नहीं करने चाहिए। ये भी हमें हमारा मौलिक कर्तव्य है जो हमारा संविधान हमें सुझाता है। फिर एक और बात कहता है संविधान, कहता है कि हमें अपने रिच हेरिटेज, हमारा जो जितना भी हमको इतना बढ़िया महान कल्चर हमारे भारत देश में जो है मिला है, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ का, उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, हमें उनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना, हमारी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें इनको जो है संरक्षण करना चाहिए, हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा जो है, हमें एक साइंटिफिक अप्रोच, मानवतावाद और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब यहाँ पर है कि जो भी चीज़ें, जैसे हम बदलाव लाना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो इसके प्रति हम तैयार हों, हम इसके प्रति तैयार हों, हम जवाबदेही हों, हम जवाब देने के प्रतिबाध्य हों। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफ गार्ड करना है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी जो है बचाए रखना है, इसकी तोड़ा फोड़ी नहीं करनी चाहिए, आगजनी नहीं करनी चाहिए और हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है हमें, चाहे वो हम किसी भी स्फीयर में हो, चाहे हम इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हो, चाहे एज ए कलेक्टिव ग्रो कर रहे हो। हमें नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करना चाहिए, उठाना चाहिए टू हायर लेवल्स, और उनको ऐसे काम करने चाहिए जिनसे जो देश ने सोच रखा है वो अचीव हमारा हो जाए, गोल, हमारे गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएं। और हमें हर एक 6 से 14 साल तक के बच्चे का हमें एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर आप माता पिता हैं, मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, शिक्षा उसका अधिकार है। तो 6 से 14 साल तक सरकारी स्कूल बने भी हुए हैं, अगर कोई सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मिनिमल फ़ीस जो है चार्ज की जाती है और अब तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी जाने लगी है। पीने के लिए साफ़ पानी भी हो गया है, बेहतरीन टीचर्स आ चुके हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल की गई हैं सरकारी स्कूलों में। तो बहुत ही जो है सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। अब तो मिड डे मील भी जो है हमारे यहाँ पर स्कूलों में दिया जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन की भी कमी हमारे देश में दर्ज की गई है, जो पहले एक हाई लेवल था अब बहुत ही लो लेवल हो गया मैल न्यूट्रिशन का। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आप जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ सिविक ड्यूटीज़ होती हैं। अब ये मॉरल ड्यूटी का मतलब है, देखिए, नेशनल फ्लैग की इज़्ज़त करना, नेशनल फ्लैग की इज़्ज़त करना, नेशनल एंथम की इज़्ज़त करना, ये हमारी सिविक ड्यूटी है, हमारी सिविल ड्यूटी है। लेकिन जो संविधान ने हमको जितने भी आइडियल्स सुझाए हैं और उनके द्वारा जितने भी आदर्श समाज के लिए जितनी भी बातें सिखाई हैं उनका भी सम्मान हमें करना होगा। उनके द्वारा जितने भी इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं उनका भी सम्मान करना होगा। ये हमारे क्या हैं जी, मॉरल ड्यूटीज़ हैं। तो जितने भी नोबल आइडियल्स हैं, यानी कि जितने भी ये नोबल आइडियल्स संविधान सुझाता है, ये सारे के सारे मॉरल वैल्यू पर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज़ संविधान में सुझाई गई हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, आप देखेंगे कि ये सबकी सभी कभी ना कभी इंडियन ट्रेडिशन का, परंपराओं का पार्ट रही हैं। जैसा मैथोलॉजी को ले लें, चाहे हमारे रिलीजन को ले लें, या उनके द्वारा चलाए गए जितने भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को ले लें, तो इन सब की जो वैल्यू है ये हमें एक वे ऑफ लाइफ सिखाती है, एक वे ऑफ लाइफ सिखाती हैं ये सभी चीज़ें। रिलीजन भी एक वे ऑफ लाइफ सिखाता है, माइथोलॉजी भी हमें बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनाती हैं जिनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है। लिसनिंग्स जो हमको, जब हम उसको स्टोरी को लिसन करते हैं तो हमें बहुत सारे लेसन्स
जो है उससे सीखने को मिलते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स तक ही कन्फाइंड है, इंडिया के ही सिटीजन तक कन्फाइंड है। इसे फॉरेनर्स यानी कि जितने भी जो नॉन इंडियंस हैं, जो इंडियंस नहीं है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं, बट ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना ही चाहिए, इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स तो सभी के लिए हैं, चाहे कोई वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडियन हो, कोई हमारे भारत देश में आता है। तो जैसे आर्टिकल 21 है, 21A है, 24 आर्टिकल 24 है, 25 है, ये कुछ आर्टिकल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये हमें इंडियंस को भी मिलते हैं और फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, ये दोनों को मिलते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ये कोई दबाव नहीं है कि भाई सिर्फ और ये सबके लिए होंगे, नहीं, ये भारत के सिटीजन्स के लिए हैं। दे आर नॉन जस्टिशिएबल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइक DPSP, जैसे DPSP नॉन जस्टिसेबल थे, आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, इसी प्रकार नॉन जस्टिसेबल होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। यानी कि कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोग नेशनल एंथम पर नहीं खड़े होंगे, हम जो है ये वाला कर्तव्य हम नहीं निभाएंगे, ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं लागू करवाने के लिए कि नहीं देखो वो नहीं कर रहा है, इसको बोलो करने के लिए, नहीं, वो नॉन जस्टिशिएबल है। ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल है। जब सरकार चाहेगी इसे जो है पनिशमेंट दे सकती है कोई इसको जब ना ही फॉलो करता है, क्योंकि अपने आप में देशद्रोहिता होती है, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये देश के सम्मान के लिए, हमारे संविधान के सम्मान के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, और जितनी भी स्ट्रगल मूवमेंट हुई हैं हमारे पास्ट में, ये उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दे दी। अब बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया है, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। अब वो आलोचना क्या क्या है एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला बोलता है कि द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ इज़ एग्जॉस्टिव एज इट डज़ नॉट कवर अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़। कहता है ये जो हमें लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ दी गई हैं ये एग्जॉस्टिव है, ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये मतलब इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि इसने बाकी अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ को छोड़ दिया। वो अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ क्या हैं? वो अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं कास्टिंग अ वोट कास्ट करने के लिए भी देखो हमारा कर्तव्य है। कई लोग घर में बैठे रह जाते हैं, हम तो नहीं जा रहे हैं वोट डालने, अरे जाओ वोट डाल कर आओ। कोई नहीं भी पसंद आता तो आप नोटा दबा सकते हैं, नॉन ऑफ दी अबव, कम से कम अपना वोट तो डालिए, आप उसके प्रति जागरूक तो होइए, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है काला धन रखते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते, तो इसके लिए पेइंग टैक्सेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। इस ड्यूटी को कवर नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये भी एक दिक्कत भरी बात है। फैमिली प्लानिंग, आज हम सब लोग जो हैं बढ़ती हुई आबादी से भी परेशान हैं, तो फैमिली नियोजन, फैमिली प्लानिंग के लेकर भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई जो है ड्यूटी नहीं बताई है, कोई कर्तव्य नहीं बताया फैमिली प्लानिंग को लेकर भी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो वेग हैं, धुंधली हैं, एम्बिगुइस हैं, मतलब दुविधा में हैं, और कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी कॉमन मैन की, ऐसी है। जैसे एक शब्द आता है जी, नोबल आइडियल्स। भाई सभी का 130 करोड़ भारतीयों का दिमाग इसको लेकर अलग अलग बातें सोच सकता है। मेरे लिए नोबल आइडियल का मतलब क्या होता है कि देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, वो एक आदर्शवादी समाज होता है। देश में वायलेंस नहीं होना चाहिए, वो एक आदर्शवादी समाज होता है। देश में न्याय, जस्टिस होना चाहिए, किसी भी कीमत पर गलत लोग नहीं जीतने चाहिए, हमेशा सच की जीत होनी चाहिए, वो होता है एक आदर्शवादी समाज। हम गलती करें तो हम अपनी क्षमा भी मांगे, और हम गलती ना करें, यदि कोई हम पर बिना गलत बात के हमला करता है तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब देना भी एक आदर्शवादी समाज का ही रूप है। तो हर किसी के लिए नोबल आइडियल्स या फिर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंपोजिट कल्चर जैसे कोई चीज़ है। अब हमारे लिए हमारा कल्चर बड़ा हो सकता है, दूसरे के लिए उसका कल्चर बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें समझना, हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन होती है इन चीज़ों को लेकर। तो ये बहुत सारी एम्बिग्यूटी में चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है अवश्य ही। फिर इसे बोला गया, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया कि ये मॉरल प्रीसेप्ट्स हैं और ये सुपरफ्लुअस हैं। अब देखिए इनका मतलब होता क्या है। अब आप देखेंगे जो कोड ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट्स है,
इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसलिए इसको जो है मॉरल प्रीसेप्ट बोला गया है। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है कैरेक्टर उसमें अपने कैरेक्टर में। लेकिन जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि पनिशमेंट होनी चाहिए जो भी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, जो भी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, नॉन परफॉर्मेंस वाले को जो है पनिशमेंट देनी चाहिए। और सुपरफ्लुअस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ड्यूटीज़ हैं जो संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई हैं ये फंडामेंटल हैं और इनको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन माफ़ कीजिएगा ये उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरफ तो बोला गया है कि इनको मानना चाहिए, इनको जो है फॉलो करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा ये संविधान में क्या है, इनको नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ये इनकॉर्पोरेट नहीं की गई हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। तो दोनों बातों में क्या है जी, विरोधाभास है, इसीलिए क्या है जी, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। देखो कई लोग कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वजह से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या पार्ट 4 की वजह 4A की वजह से संविधान ने अपनी वैल्यू को खो दिया है, इसने अपने सिग्निफिकेंस को खो दिया है, ठीक है। अब आपको याद होगा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कई लोग कहते हैं कि इनको पार्ट 3 में ही ऐड कर लेना चाहिए था, तब इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाता, ये इतना ज़्यादा वेग या एम्बिग्विटी में नहीं होता। कई लोग इसे मानते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए था और ये इनकॉर्पोरेट होने चाहिए थे संविधान में। ये इसको क्रिटिसाइज़ किया बहुत सारे लोगों ने, इसीलिए कहा कि इसने संविधान की वैल्यू को थोड़ा सा घटा दिया है। क्योंकि कई लोग जो हैं वो नेशनल एंथम पर खड़े होते हैं, क्या 52 सेकंड के लिए लोग खड़े नहीं हो सकते? क्या 52 सेकंड में किसी की टांगें दर्द करने लग जाएंगी? 52 सेकंड्स नथिंग, कुछ भी नहीं है यार, इससे ज़्यादा तो आप समय बर्बाद कर देते हो कुछ ना करके। तो बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, दैट इज़ सिग्निफिकेंस, जो इस फंडामेंटल ड्यूटी का जो है सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये लोगों को एक रिमाइंडर डालता है कि हम राइट्स तो एंजॉय कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स तो एंजॉय कर रहे हैं, तो ये हमारे विवेक, हमारे दिमाग की ड्यूटी, कर्तव्य बनता है कि हम जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हम हमारे जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारे जो फेलो सिटीजन्स के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हम उन्हें ना भूलें, हम किसी को भी ऐसे ना परेशान करें, ना किसी को मारें और एक सभ्य समाज की तरह रहें। अब आप देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये वार्निंग की तरह भी एक्ट करती हैं। जो एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ देशद्रोहिता के जो है केसेस भी चल पड़ते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जो है ये कदम उठाया गया था, ठीक है। और ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी तो है, फिर ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है सिटीजन्स के लिए। क्योंकि देखो आप इंस्पिरेशन इसलिए कि जितना भी लोगों ने स्ट्रगल किया था, जो लोगों ने कर्तव्यों की बात की थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन लोगों ने कहा था कि हम अपने समाज में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हम एक दूसरे के प्रति कुछ कमिटमेंट हैं उन्हें लाना चाहते हैं। देखिए भाई, टॉलरेंस एक दूसरे के प्रति एक कमिटमेंट है, हमें कभी भी किसी दूसरे को लेकर हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा बर्दाश्त कर कर चलना चाहिए, इनटॉलरेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो अब कुछ भी हद हो जाए। इनटॉलरेंट से अब ये भी नहीं है कि कोई आपको मारता रहे और आप खड़े होकर देखते रहें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन टॉलरेंट का मतलब यहाँ पर है कि जितना हो सके समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, ये कोर्ट की हेल्प भी करते हैं चीज़ों को समझने में, डिटरमाइन करने में कि लॉ की वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो मानवता के अगेंस्ट है, उनके राइट्स के अगेंस्ट है, तो सरकार जो उस लॉ को इनवैलिड करार कर देती है। अगला जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जा सकते हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल है, हम इसे कोर्ट के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन सरकार इसे लागू जब मर्जी कर सकती है, ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं। और आप देखेंगे जितना भी मतलब अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि अगर वो
चाहे तो एक अप्रोप्रिएट पेनल्टी और एक पनिशमेंट लगा सकती है अगर हम इसे फुलफ़िल करने में असमर्थ रह जाते हैं या असक्षम होते हैं। तो सरकार हमें हमारे ऊपर जो है, जैसे आप अभी बीते कुछ 2-3 सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है उनके मौलिक कर्तव्य ना निभाने के लिए जो है उनको सज़ा भी हुई है या उनके खिलाफ जो है केसेस चल रहे हैं। तो इन सभी का ये जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी, 86th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सन 2002 में आया था दोस्तों। ये सन 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके लिए क्या हुआ था, ये कर्तव्य डाला गया था कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन जो है वो लेने का अधिकार है, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थे, प्रावधान आए थे दोस्तों, मैं अपनी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में। और यदि आप चाहते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर आने वाले समय में ज़रूर तैयार कर आपके सामने लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्मा कमेटी की। देखो दोस्तों, वर्मा कमेटी जो है बेसिकली वो 1999 में जो है उन्होंने कुछ अपनी लीगल प्रोविजंस बताए थे कि ये इनको इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। जैसे पहला बोला था, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, तो इसमें मैंने केवल 3 ही जो है शामिल किए हैं। मैं आपको बाकी लिखकर बता सकता हूँ कि कौन कौन से जो है हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो पहला था, आप देखेंगे कि देखो, देश की बेइज्जती करना अलाउड नहीं है। देश की बेइज्जती करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप देश की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो इसको लेकर एक एक्ट बना था, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। इसमें आप संविधान की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप राष्ट्रध्वज की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप नेशनल एंथम की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, आप झंडा नहीं जला सकते हैं, आप संविधान को गाली नहीं दे सकते हैं, आप नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे, जैसे हमने कई बार देखा है JNK में, जैसे एक कथित आतंकवादी, जिसको घटिया, मेरे पास शब्द नहीं है बुरहान वानी को डिस्क्राइब करने के लिए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो बेइंतहा घटिया आदमी था। वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था। हमारे जो हैं देश के कुछ लोग उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, जब भी आप बुरहान वानी को भगत सिंह या दूसरे अन्य किसी फ्रीडम फाइटर से कंपेयर करते हैं तो लोगों का दिल जलता है। बुरहान वानी की औकात नहीं है कि वो भगत सिंह के पैरों के धूल के बराबर भी हो। तो JNK में आप देखेंगे दोस्तों, कई लोग जो हैं वो नेशनल फ्लैग को जला देते हैं, हमारे तिरंगे को जला देते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि या मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या किसी को सपोर्ट करता नहीं। जो बात है वो है, बुरहान वानी एक आतंकवादी था, उसे मारा गया, उसे न्यूट्रलाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। बिल्कुल सही कदम था। उसे देशभक्त कहने की हिमाकत ना करें, वो एक गद्दार आदमी था भारत देश के लिए, जिसकी उसको सज़ा मिल चुकी है। तो उसने नेशनल फ्लैग जलाया तो उसकी सज़ा इसको मिल चुकी है। कई और भी लीडर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कई बार नेशनल फ्लैग जला देते हैं, JNK में नेशनल फ्लैग जला देते हैं। ऐसा आपको इजाज़त नहीं है भाई साहब करने की। अगर आप करेंगे तो आप अपने ड्यूटीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस देश में रह रहे हैं उसका सम्मान करना सीखिए। तो वेरियस क्रिमिनल लॉज जो इन्फोर्स में है वो आपको पनिशमेंट भी देने के प्रतिबाध्य हैं अगर आप देश में अस्थिरता फैलाते हैं, आप देश में एनमिटी, आप देश में दुश्मनी फैलाते हैं। किसको लेकर? भाषा को लेकर या किसी रेस को लेकर या जगह के जो है बर्थ को लेकर, आप इनको बर्थ को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, आप इनको लेकर देश में अस्थिरता या अभद्रता नहीं फैला सकते हैं। ये भी जो है प्रोहिबिटेड है। इसके लिए संविधान में पनिशमेंट का प्रावधान है। इसमें संविधान में पनिशमेंट का प्रावधान है। आप देखेंगे सिविल राइट्स एक्ट जो कि 1955 में आया था, इसका भी प्रोटेक्शन, इसका भी संरक्षण जो है एक आपकी ड्यूटी है। ये बोला गया था वर्मा कमेटी के द्वारा, उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने बोला था कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ऑफेंसेस को, इन पनिशमेंट और ऑफेंसेस को जो है लागू कर देना चाहिए जो कास्ट और रिलीजन के बेस पर जो है ये ऑपरेस्ट करते हैं किसी को। ठीक है, आप किसी को भी ऐसे दबा नहीं सकते हैं। इसको सिविल राइट्स एक्ट 1955 के उसमें जो है हमें संरक्षण करना चाहिए। और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे आप देखेंगे कि इंडियन पीनल कोड है,
IPC जिसे आप कहते हैं, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ जो कोई भी जो है प्री जुडिशियल बात करता है या जो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चलता है, देश के अंदर कोई भी क्राइम करता है तो उसे पेनल्टी या पनिशमेंट देने का प्रावधान जो है वो वर्मा कमेटी ने सुझाया था। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए भारत में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, कहीं पर आगजनी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर जो है अनलॉफुल एक्टिविटी। ये एक्ट आया था जी 1967 में। आपको ये करने का भी अधिकार नहीं है। अगर आपने कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कम्युनल राइट्स नहीं आप कर सकते हैं। आप अनलॉफुल एसोसिएशंस नहीं बना सकते हैं। अनलॉफुल एसोसिएशन बनाने के ऊपर भी आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये 1951 में आया था, 1951 में आया था। आप इसे लिख सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेड लेजिस्लेचर फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। यदि कोई MLA, यदि कोई MP अगर करप्शन के मामले में इंडल्ज्ड है तो एक वोटिंग के द्वारा, और यदि वो साबित हो जाता है या वो देश में एनिमिटी फैलाने की बात करता है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तो उसको भी जो है सज़ा का जो है वो सज़ा का पात्र है, उसे भी सज़ा मिलेगी। फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या था, बेसिकली यहाँ पर बोला गया था कि आप रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। वे जानवर जो थोड़े से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, आप उनको मारकर उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में आया था, वो ये कहता था कि हमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। हमें फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ बातें जो थी वर्मा कमेटी ने हमें सुझाई थी। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों, जिसको हमने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से जाना है। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ईमेल के माध्यम से। आपको मैंने जो है कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला रखा हुआ है, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।